जय हिंद बच्चों, मैं राम चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल रुद्रश फिजिक्स क्लासेस में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम चला रहे हैं क्लास 12th की फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, और आज हम बात करेंगे बेसिकली वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। साथ ही साथ हम डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में उसके सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी कि अगर किसी भी डाइपोल को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसका पीरियड ऑफ रोटेशन, जिसको हम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन बोलते हैं, कितना होगा, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए करते हैं स्टार्ट। टॉपिक है हमारा वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा होगा? एक्सटर्नल होगा। बेसिकली लास्ट में जो हमने पढ़ा था, लास्ट टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी डाइपोल जब किसी मीडियम में रखा जाता है तो एक फील्ड तो वो खुद का प्रोड्यूस करता है, बट यहाँ पे हमको जो बात करनी है, हमको डाइपोल के फील्ड की बात नहीं करनी है। यहाँ पे हमको बात करनी है फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करनी है। जैसे हमने टॉर्क पढ़ा था वैसे ही हम पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल की भी बात करेंगे। क्या है? सपोज हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, हम इस टाइप से एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करते हैं। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म होने का मतलब है फील्ड लाइंस कैसी होंगी? पैरेलल होंगी। और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक डाइपोल माना हुआ है। मान लीजिए इस फील्ड की इंटेंसिटी ई वेक्टर है एंड ए डाइपोल। सपोज एक डाइपोल है हमारे पास और डाइपोल को हमने कुछ इस टाइप से इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। जब हम डाइपोल को इस टाइप से रखेंगे तो इसके दोनों चार्जेस पे क्या होगा? फोर्स लगेगा। मान लीजिए यहाँ पे एक चार्ज है प्लस क्यू, तो इधर फोर्स लगेगा। ठीक, यहाँ पे चार्ज है माइनस क्यू, तो इस पे फोर्स लगेगा। अब जब दोनों पे फोर्स लगेगा तो प्लस क्यू पे लगने वाला फोर्स क्या होगा? फील्ड की डायरेक्शन में होगा। माइनस क्यू पे लगने वाला जो फोर्स होगा वो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इस केस में होगा क्या कि जैसे ही दो इक्वल और अपोजिट फोर्स वर्क करेंगे, तो ध्यान से समझिए, जब ये फॉरवर्ड पुल किया जाएगा और ये बैकवर्ड पुल किया जाएगा तो डाइपोल कुछ इस टाइप से रोटेट करेगा। ये वाला एंड डाउनवर्ड आएगा और ये वाला एंड अपवर्ड जाएगा, यानी कि डाइपोल फील्ड की डायरेक्शन में रोटेट करेगा। किस टाइप से रोटेट करेगा हम उसको समझते हैं। रोटेशन की भी बात करते हैं कि किस टाइप से ये डाइपोल रोटेट करेगा। तो देखिए कि सपोज हमने चार्जेस यहाँ पे लिए हुए हैं। पहले हम चार्जेस को रखते हैं कि सपोज हमने यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है, ये चार्ज है हमारा माइनस क्यू। यहाँ पे हमने एक चार्ज रखा हुआ है, ये चार्ज है हमारा प्लस क्यू, और इन दोनों को मिलाता हुआ हमने, ये हो गया डाइपोल की एक्सिस। अब ये डाइपोल रखा है, जैसे ही फोर्स लगेगा तो डाइपोल क्या करेगा? इस टाइप से रोटेट करेगा, और रोटेट करने के बाद क्या हो जाएगा? फील्ड के पैरेलल। जब ये फील्ड के पैरेलल हो जाएगा, इट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम ऑफ डाइपोल। ये भी हमने लास्ट में बात की हुई है। तो बेसिकली जब हम डाइपोल को रखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में तो क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई भी डाइपोल रखा जाता है तो हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि इस टाइप से हमने डाइपोल को रखा। मान लीजिए ये डाइपोल है और इस डाइपोल की लेंथ कितनी है? 2a है। क्लियर? एंड इट इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सो दैट इट्स डाइपोल मूवमेंट, इसका ये जो डाइपोल मूवमेंट है p वेक्टर, ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल क्रिएट कर रहा है। जब हम इस टाइप से रखेंगे इसको, तो जैसे ही हम रखेंगे, वी नो टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस आर वर्किंग ऑन द चार्जेस ऑफ डाइपोल। इस पे एक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, इस पे एक फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में। ये दोनों फोर्स क्या करेंगे? ड्यू टू दीज फोर्सेस ए टॉर्क इज जनरेटेड इन द सिस्टम। जैसे ही इक्वल और अपोजिट फोर्स लगेंगे तो क्या होगा? सिस्टम में एक टॉर्क डेवलप हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमको ये भी मालूम है, वी नो टॉर्क ऑन डाइपोल। टॉर्क ऑन डाइपोल, कितना टॉर्क वर्क करता है डाइपोल पे, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो टॉर्क हमने क्या पढ़ा था? टाउ इज इक्वल पी इंटू ई साइन थीटा। अब यहाँ पे देखिए, ड्यू टू द टॉर्क डाइपोल रोटेट करेगा। अब जब डाइपोल रोटेट करेगा तो ये तो क्लियर है कि आपने पढ़ा हुआ है, व्हेनेवर फोर्स और टॉर्क इज वर्किंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट एंड इट विल डिस्प्लेस और रोटेट, देन देयर इज सम वर्क। ये आपने क्लियरली पढ़ा हुआ है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे टॉर्क डेवलप होता है, किसी भी सिस्टम में टॉर्क डेवलप होता है और कोई ऑब्जेक्ट रोटेट करता है अपनी इनिशियल पोजीशन से, तो वहां पे वर्क होता है। ये हम ऑलरेडी क्लास 11th में चैप्टर था सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, तो रोटेशनल मोशन में ये बात हम कर चुके हैं। अब जब इस पे टॉर्क वर्क किया और ये डाइपोल रोटेट करेगा, इन दैट केस द वर्क डन, नाउ वर्क डन
इन रोटेटिंग डाइपोल अगर हम वर्क डन की बात करते हैं और हम ये मान लेते हैं कि डाइपोल कहां से कहां तक रोटेट करता है, फ्रॉम एंगल θ1 टू θ2। हमने ये मान लिया कि इनिशियली जो डाइपोल रखा हुआ था वो कितने एंगल पे था, θ1 पे था, और रोटेट करके कितने एंगल पे आ गया, θ2 पे। तो जब ये रोटेट करके θ2 एंगल पे आ जाएगा तो इस कंडीशन में होगा क्या कि अगर हम वर्क डन की बात करते हैं तो वर्क डन का भी फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, W इज इक्वल क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ टाउ इंटू डी थीटा। टाउ क्या होता है, टाउ होता है टॉर्क और डी थीटा होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे आपने पढ़ा है लीनियर मोशन में वर्क इज इक्वल होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वैसे ही रोटेशनल मोशन में होता है वर्क इज इक्वल टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अब देखिए इंटीग्रेशन टाउ इंटू डी थीटा, अब डी थीटा के रेस्पेक्ट में अगर हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हम इसकी लिमिट भी लगाएंगे फ्रॉम θ1 टू θ2। अब देखिए θ1 से θ2 तक की हमने लिमिट अप्लाई कर दी। अब टाउ की अगर हम यहाँ पे वैल्यू प्लेस करें तो W इज इक्वल क्या होगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम θ1 टू θ2। टाउ इज इक्वल क्या होगा, PE साइन थीटा इंटू डी थीटा। क्लियर, टाउ इज इक्वल हो जाएगा PE साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब देखिए इसमें इंटीग्रेशन होना है थीटा के रेस्पेक्ट में, तो PE क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, बाहर आ जाएगा तो ये क्या होगा, PE इंटू ई इंटीग्रेशन θ1 टू θ2, और ये इंटीग्रेशन किसका रह गया, साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब देखिए जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट हम किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, थीटा के। क्या आएगा यहाँ पे, W इज इक्वल PE। देखिए साइन थीटा इंटू डी थीटा है तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा, और लिमिट है θ1 टू θ2। माइनस को हम बाहर ट्रांसफर कर लेते हैं तो ये माइनस PE, और देखिए लिमिट के ओपन करेंगे तो कॉस, माइनस हमने बाहर ट्रांसफर किया हुआ है, ये चीज याद रखना, माइनस को बाहर ट्रांसफर कर लिया, इसके बाद हम लिमिट इसकी इंप्लीमेंट करेंगे तो लिमिट क्या रहेगी इसकी, कॉस, फाइनल लिमिट हो गई θ2 माइनस कॉस θ1। क्लियर। अब देखिए इस माइनस को अगर हम फिर से अंदर ले जाएं तो अब अगर हम इस माइनस को फिर से अंदर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, W इज इक्वल PE, माइनस हम अंदर ले गए और ये क्या हो गया, तो कॉस θ1 निगेटिव था ये पॉजिटिव हो जाएगा, और θ2 पॉजिटिव था ये निगेटिव हो जाएगा, माइनस कॉस θ2। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये आ गया हमारा वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल। क्लियर। तो बहुत कॉमन सी बात है कि जब भी डाइपोल रखा जाएगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि उसके चार्जेस पे इक्वल और अपोजिट फोर्स वर्क करेंगे जो टॉर्क जनरेट करेंगे। ड्यू टू द टॉर्क डाइपोल रोटेट करेगा, और ये भी क्लियर है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपनी पोजीशन चेंज करता है देन देयर इज सम अमाउंट ऑफ वर्क। हमको वही वर्क फाइंड करना था तो हमने सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई किया, क्या, वर्क इज इक्वल टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से हमने इसको सॉल्व किया, जैसे ही वैल्यू रखेंगे आ जाएगा। अब ये मत कहना कि सर ये कैसे हो गया, टॉर्क की वैल्यू PE sin थीटा कैसे हो गई, PE sin थीटा ऑलरेडी हमने पढ़ी हुई। तो अभी आ गया ये W इज इक्वल PE cos θ1 माइनस cos θ2, ये आ गया वर्क डन। अब देखिए इस वर्क डन की कुछ अलग अलग कंडीशंस हैं, कुछ अलग अलग केसेस हैं। हम किन किन केसेस में बात कर सकते हैं, पहले अगर हम बात करते हैं केस 1। केस 1 क्या है कि हम ये मानते हैं कि डाइपोल का जो रोटेशन है हमने क्या माना, θ1 को, θ1 इज इक्वल हमने मान लिया 0 डिग्री एंड θ2 इज इक्वल थीटा। यानी कि हम डाइपोल को इनिशियली हमने ये माना है कि डाइपोल कहाँ रखा था, स्टेबल इक्विलिब्रियम में था। कहाँ था, स्टेबल इक्विलिब्रियम में। इफ वी विल रोटेट द डाइपोल फ्रॉम देयर स्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी कि इनिशियली डाइपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम में था, हम उसको स्टेबल इक्विलिब्रियम से रोटेट करा के कहीं और ले जा रहे हैं। इन दैट सिचुएशन अगर हम बात करते हैं तो वर्क डन कितना होगा, देन आपने पढ़ा हुआ है W इज इक्वल PE cos θ1 माइनस cos θ2। अब देखिए θ1 आपने 0 ले रखा है तो ये क्या हो जाएगा, PE cos 0 डिग्री माइनस cos θ2 इज इक्वल थीटा। cos 0 की वैल्यू 1 तो ये हो जाएगा PE
1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर? ये हो गया आपका 1 माइनस कॉस थीटा। ये आया वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम देयर स्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी कि इनिशियली डाइपोल कहाँ था? स्टेबल इक्विलिब्रियम में था, और हम उसको स्टेबल इक्विलिब्रियम से रोटेट करा के अगर कहीं और ले जाएंगे तो वर्क डन होगा पीई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर? अगर हम इसी में बात करते हैं तो एक केस और कंसीडर हम कर सकते हैं, वो क्या हो सकता है? केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या हो सकता है कि अगर हम ये कंसीडर कर लें कि थीटा 1 इज इक्वल 90 डिग्री और थीटा 2 इज इक्वल थीटा 1 इज इक्वल 90 डिग्री। ये जो 90 डिग्री है इसको बोला जाता है रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट क्यों रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं? क्योंकि इस पॉइंट पे जो आपका टॉर्क होता है वो मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन से अगर हम इसको रोटेट करा के लाते हैं, अगर हम इसको रेफरेंस पॉइंट से रोटेट करा के लाते हैं, तो इस सिचुएशन में जो वर्क डन होगा, नाउ द वर्क इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। हम कह सकते हैं वर्क इज कन्वर्टेड इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, यानी कि इस सिचुएशन में अगर हम डाइपोल को रोटेट कराएंगे मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन से, तो इस कंडीशन में जो वर्क डन होगा वो वर्क डन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला आएगा हमारे पास? देन जो आपका वर्क डन आ रहा है वो कितना आएगा? W इज इक्वल पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। क्लियर? अब देखिए cos थीटा 1 की अगर हम वैल्यू रखते हैं तो cos थीटा 1 हमने कितना ले रखा है? cos 90 माइनस cos थीटा। cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका माइनस पीई cos थीटा W। ये जो वर्क डन हुआ, ये वर्क डन आपका किस में कन्वर्ट हो रहा है? ये वर्क डन आपका कन्वर्ट हो जाएगा एनर्जी में, और इसी को हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। तो बेसिकली दो कंडीशंस पॉसिबल हैं वर्क डन के लिए, बट जब भी हमें कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा तो हम कौन सा फॉर्मूला वर्क डन के लिए यूज करेंगे? वो ये समझ लीजिए, फॉर्मूला हम यूज करेंगे ये वाला, क्योंकि बाद में हमने जो फाइंड किया है 1 माइनस कॉस थीटा या माइनस पीई कॉस थीटा, ये कंडीशनल है कि किस कंडीशन में कौन सा अप्लाई होगा। अदरवाइज आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? W इज इक्वल पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ठीक, तो यहाँ पे ये जो सेकंड केस आया ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी का है, और नेक्स्ट टॉपिक भी हमारा वही है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या हमने अभी पढ़ा? क्या पढ़ा है हमने? वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल। सिंपली अगर हम इसको डिफाइन करें तो वर्क डन इन rotating dipole from reference point का मतलब क्या है? मैक्सिमम टॉर्क कंडीशन। मैक्सिमम टॉर्क कंडीशन से रेफरेंस पॉइंट जिसको हम बोलते हैं टू ए डेफिनेट एंगल is converted in the form of energy, that is called potential energy of dipole। potential energy of डाइपोल, यानी कि वर्क डन किस कंडीशन से? रेफरेंस पॉइंट से, यानी कि मैक्सिमम टॉर्क कंडीशन से अगर हम किसी डाइपोल को रोटेट करा के लाते हैं तो उस कंडीशन में जो वर्क होता है वही वर्क किसमें कन्वर्ट हो जाता है? एनर्जी में, और उसी एनर्जी को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। दैट इज अगर हम बात करते हैं तो हम क्या यूज कर सकते हैं? W इज इक्वल पीई, कहां से नोट करा के रोटेट करा के लाएंगे? cos 90 डिग्री
यानी कि वैसे तो फॉर्मूला होता है cos θ1 माइनस cos θ2। ठीक, हमने ये भी पढ़ा हुआ है फॉर पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के लिए, पोटेंशियल एनर्जी के लिए जो θ1 होता है वो कितना होता है 90 डिग्री होता है और θ2 इज इक्वल होता है θ। अगर हम ये वैल्यू प्लेस कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा W इज इक्वल, ठीक है, W इज इक्वल U, या हम सीधी बात कर सकते हैं U इज इक्वल W दैट इज इक्वल PE, क्या वैल्यू आई यहाँ पे cos 90 डिग्री माइनस cos थीटा। cos 90 जीरो होता है दैट मीन्स U इज इक्वल PE, और ये हो गया जीरो माइनस cos थीटा, या इसी को हम बोल सकते हैं U इज इक्वल माइनस PE cos थीटा। क्लियर? तो अब यहां पे देख लीजिए ये आ गया U इज इक्वल माइनस PE cos थीटा, या इसी को हम चाहें तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, हमको क्या मिला है U इज इक्वल माइनस PE cos थीटा, U इज इक्वल माइनस PE cos थीटा मिला है। इसी को अगर हम चाहें तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं U इज इक्वल, अब देखिए एनर्जी क्या है स्केलर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, तो अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस P वेक्टर डॉट E वेक्टर, हम इसको ये भी लिख सकते हैं। और इसी फॉर्मूले से ये भी ध्यान रखिए, अगर हम इस फॉर्मूले से बात करें तो स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में हम एनर्जी कंडीशंस को भी फाइंड कर सकते हैं। क्या होती है एनर्जी कंडीशंस वो भी हम बात करेंगे, बट अभी क्या हमको मिला, एनर्जी का फॉर्मूला हमको मिला है U इज इक्वल माइनस PE cos थीटा। ये कुछ नहीं है, सिंपली जो वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल हमने निकाला था उसी को हमने कन्वर्ट कर लिया एक स्पेशल केस के थ्रू। क्या कि अगर हम इनिशियल कंडीशन मान लें कि डाइपोल रखा है 90 डिग्री पे और वहां से रोटेट करके आता है तो उस कंडीशन में जो वर्क होगा वही होगा पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? आगे बात करते हैं। तो अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी की कंडीशंस भी हमने आपसे बात कही, क्या क्या कंडीशंस हम बात करते हैं फॉर मैक्सिमम एनर्जी। ठीक है, मैक्सिमम एनर्जी देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ा है सिंपली U इज इक्वल माइनस PE cos थीटा। तो माइनस PE cos थीटा क्या होगा, मैक्सिमम एनर्जी की अगर आप बात कर रहे हो तो मैक्सिमम एनर्जी क्या होती है, U मैक्सिमम इज इक्वल हो जाएगा आपका PE। U मैक्सिमम PE होने का मतलब क्या है, आप अगर यहाँ पे बात करते हो तो PE माइनस PE cos थीटा इज इक्वल PE। अगर इससे ये कैंसिल कर देंगे तो आपका क्या आएगा cos थीटा इज इक्वल माइनस 1, यानी कि थीटा इज इक्वल 180 डिग्री। कितना आया 180 डिग्री। तो जब आप बात करते हो मैक्सिमम एनर्जी कंडीशंस की तो मैक्सिमम एनर्जी कंडीशन हमको कितनी मिलती है 180 डिग्री पे मिलती है, यानी कि हम इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड द कंडीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं हम इसको, कंडीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर? ऐसे ही अगर हम बात करते हैं तो सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या हो सकती है, सेकंड इज फॉर मिनिमम एनर्जी। अब देखिए मिनिमम एनर्जी की अगर आप बात करते हो तो U मिनिमम कितना होगा, U मिनिमम इज इक्वल हो जाएगा माइनस PE, और माइनस PE हो गया तो अगर हम इसकी वैल्यू रखें माइनस PE cos थीटा इज इक्वल माइनस PE, अगर PE से PE कैंसिल और माइनस से माइनस कैंसिल कर लोगे तो यहाँ पे आपका आएगा cos थीटा इज इक्वल 1। क्लियर? cos थीटा इज इक्वल 1 हो गया, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल आ गया आपका 0 डिग्री। तो मिनिमम एनर्जी कंडीशन कब आ रही है, जब डाइपोल आपका कैसा है, दैट इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो कोई भी डाइपोल मैक्सिमम एनर्जी कब शो करता है, जब वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है, और मिनिमम एनर्जी कब शो करता है, जब वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक कंडीशन और हो सकती है जिसको हम बोल सकते हैं जीरो एनर्जी।
फॉर जीरो एनर्जी, जीरो एनर्जी। ठीक है, ये ध्यान मत देना, ये मत सोचना कि मैक्सिमम और मिनिमम, मिनिमम की जब हमने बात करी तो मिनिमम जीरो होगी, एनर्जी मिनिमम जीरो नहीं होती। मिनिमम का मतलब होता है नेगेटिव एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी की हमने बात की, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, जीरो एनर्जी। अब देखिए जीरो एनर्जी के लिए अगर आप बात कर रहे हो तो यू कितना आ गया, जीरो। ये कब जीरो होगा, जब माइनस पीई कॉस थीटा जीरो होगा। ठीक, माइनस पीई कॉस थीटा जीरो होने का मतलब क्या है कि कॉस थीटा कितना हो गया, जीरो, यानी कि थीटा इज इक्वल 90 डिग्री। ये जो आपका थीटा इज इक्वल 90 डिग्री आया है, इसी को हमने क्या बोला था, इट इज कॉल्ड द रेफरेंस पॉइंट। इसी को हमने क्या बोला था, इसी को हमने बोला था रेफरेंस पॉइंट फॉर डाइपोल। क्लियर? तो बेसिकली सारे टॉपिक बहुत इजी हैं, इतना ज्यादा टफ नहीं होते जितना हम सोचते हैं। बस वो तो एक हवा बना रखा है फिजिक्स का कि हाई फिजिक्स इतनी हैवी है, और उसके पीछे गलती आप लोगों की नहीं है कि बच्चों को लगता हो, उसके पीछे गलती है कुछ टीचर्स की जो ये मानते हैं कि फिजिक्स वास्तव में टफ होती है। भाई जब आप फिजिक्स के टीचर हो तो आप क्यों ये बात कहते हो कि फिजिक्स टफ होती है? फिजिक्स कंपैरिजन अगर हम करें अदर सब्जेक्ट्स के साथ तो रिलेटिवली हम ये कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट थोड़े से क्रिटिकल होते हैं, बट ये कहा जाए कि फिजिक्स बहुत टफ है तो बहुत टफ नहीं। बस प्रॉब्लम क्या है कि जब हम फिजिक्स को पढ़ते हैं या उसको एनालाइज करते हैं तो हम उस सब्जेक्ट की रिदम नहीं पकड़ पाते। अदरवाइज अगर फिजिक्स की आप रिदम पकड़ लो तो ये बात मैं गारंटी से कह सकता हूं कि फिजिक्स आपकी उंगलियों पे नाचेगी। कोई ऐसा टफ सब्जेक्ट नहीं है, उंगलियों पे नाचती है फिजिक्स, बस आपको फिजिक्स की रिदम पकड़नी है सही से। रिदम पकड़ने का मतलब है कि कॉन्सेप्ट अगर आप बहुत बेसिक से और बहुत क्लियर पढ़ लेते हो, रिदम पकड़ लेते हो, तो फिजिक्स फिर नाचती है आपकी उंगलियों पे, जैसा चाहोगे वैसा मरोड़ के आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो कोई भी टॉपिक टफ नहीं है। हमने टॉर्क भी पढ़ा, हमने पोटेंशियल एनर्जी भी पढ़ी, हमने एनर्जी की अलग अलग कंडीशंस भी पढ़ी, केवल हमको समझना है। जैसे बोला मैक्सिमम एनर्जी तो हमने रख दिया मैक्सिमम पीई हो सकती है, मिनिमम एनर्जी तो हमने रख दिया माइनस पीई हो सकती है, जीरो एनर्जी हमने रख दिया, तीनों की हमने कंडीशंस फाइंड कर ली। क्लियर? कुछ है ही नहीं। अब यहां पे देखिए बहुत कॉमन सी बात कि जब हम डाइपोल की बात कर रहे हैं कि डाइपोल को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इक्वल और अपोजिट फोर्स वर्क करेंगे। ये डाइपोल रोटेट करेगा, रोटेशन में वर्क भी होगा। एक बात तो क्लियर थी कि ये रोटेट करेगा तो क्या होगा, वर्क। अब इसी वर्क को फाइंड करने के लिए मैं वर्क फाइंड किया, फिर एनर्जी भी फाइंड की। एक चीज यहां से और हमको समझनी पड़ेगी कि जब ये डाइपोल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट करेगा तो इसका कुछ ना कुछ तो पीरियड ऑफ रोटेशन भी होगा, कुछ ना कुछ तो टाइम पीरियड भी होगा। या इसकी जो मोशन है क्या वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी या कौन सी मोशन होगी, हमको उस मोशन को भी एनालाइज करना है। तो अगला टॉपिक हमारा वही है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एसएचएम ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जो हमने डाइपोल रखा हुआ है उसकी जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ये तो टॉपिक से क्लियर है। या हम इसको बोल सकते हैं कि हम यहां से क्या फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, यहां से हम फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपली। अब देखिए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हम पीरियड ऑफ रोटेशन को फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे वो समझते हैं। सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, लाइंस कैसी है, पैरेलल है, दैट मींस फील्ड यूनिफॉर्म है। अब इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने मान लीजिए एक डाइपोल रखा हुआ है। ये डाइपोल का चार्ज है कौन सा, ये चार्ज है आपका माइनस क्यू, और यहाँ पे हमने एक चार्ज रखा हुआ है, ये चार्ज है आपका प्लस क्यू। अगर हम इस डाइपोल की बात करें तो ये जो आपका डाइपोल है मान लीजिए इस टाइप से है, इसको हम ज्वाइन कर देते हैं। ठीक, ये डाइपोल है और इस डाइपोल की जो लेंथ है वो हमने कितनी मान रखी है, वो हमने मान रखी है 2a। लेंथ हमने मान रखी है 2a। क्लियर?
लेंथ 2 है। अब देखिए जैसे ही डायपोल है ये हम रखेंगे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो बहुत कॉमन सी बात ये है कि पॉजिटिव चार्ज पे एक फोर्स लगेगा दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और एक फोर्स लगेगा निगेटिव चार्ज पे दैट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। बोथ फोर्सेस आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि ये क्या करेंगे, ये एक टॉर्क जनरेट करेंगे, ड्यू टू द टॉर्क डायपोल रोटेट करेगा। अब उसी रोटेशन के लिए हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है पीरियड ऑफ रोटेशन यानी कि टाइम पीरियड। तो यहां पे समझ लीजिए, तो हम सीधी सी बात करते हैं, व्हेन डायपोल is placed in external electric field, it rotates due to टॉर्क। किसके कारण रोटेट करता है, टॉर्क। जैसे ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो ये टॉर्क के कारण रोटेट करता है। अब कितना होगा वो हम बात करते हैं कि टॉर्क कितना होगा इसका, तो टॉर्क होता है डाउ इज इक्वल पी इंटू ई साइन थीटा। ठीक, टाउ इज इक्वल हो गया पी इंटू ई साइन थीटा। अगर हम ये मान लें कि जो डाइपोल आपका रोटेट कर रहा है वो बहुत स्मूथली रोटेट कर रहा है, या हम किसके लिए, एक फॉर स्मॉल एंगल अगर हम इसकी बात करें तो यहां पे देख लीजिए फॉर स्मॉल एंगल के लिए आपने ये पढ़ा हुआ है कि जो साइन थीटा होता है वो अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होता है, थीटा के इक्वल होता है। यानी कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाउ इज इक्वल आपका हो जाएगा P इंटू ई इंटू थीटा। क्लियर, हमने टॉर्क की बात की, टाउ इज इक्वल होता है P इंटू ई साइन थीटा। अगर हम इसी टॉर्क को स्मॉल एंगल के केस में कंसीडर करते हैं तो ये हो जाएगा P इंटू ई इंटू थीटा। अब P इंटू ई इंटू थीटा यहाँ पे आ गया, तो हमने ये भी पढ़ा हुआ है फॉर रोटेशनल मोशन। तो अब देखिए मोशन कैसी है, रोटेशनल मोशन। ठीक है, रोटेशनल मोशन अगर हम बात करें तो आपने ये भी पढ़ा हुआ है टाउ इज इक्वल होता है आई इंटू अल्फा। टाउ इज इक्वल क्या होता है, टाउ इज इक्वल आई इंटू अल्फा। अब यहाँ पे आई क्या है और अल्फा क्या है, तो उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो आपका आई है, आई क्या है, आई इज कॉल्ड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। और ये जो आपका अल्फा है, अल्फा क्या है, अल्फा है आपका एंगुलर एसिलरेशन। तो यहाँ पे आपका अल्फा एंगुलर एसिलरेशन हो गया। अब यहाँ पे अगर हम दोनों को कंपेयर कर लें, इसे और इसे कंपेयर करते हैं, तो दोनों को कंपेयर करने पे आपको मिलेगा क्या, जब दोनों को आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, टाउ की वैल्यू ये भी थी, तो P इंटू ई इंटू थीटा इज इक्वल आई इंटू अल्फा। यानी कि अल्फा इज इक्वल क्या आ गया, P इंटू ई इंटू थीटा अपॉन आई। ठीक, अल्फा की वैल्यू यहां से आ गई, लेकिन अल्फा की एक वैल्यू हमने और पढ़ रखी है, बट अल्फा इज इक्वल आपने क्या पढ़ रखा है, अल्फा इज इक्वल आपने ये भी पढ़ रखा है कि अल्फा इज इक्वल होता है ओमेगा स्क्वायर थीटा। अब अल्फा इज इक्वल ओमेगा स्क्वायर थीटा हो गया, तो अगर आप यहां पे वैल्यू रखोगे देन ओमेगा स्क्वायर थीटा, अल्फा की वैल्यू आपने रखी P इंटू ई इंटू थीटा अपॉन आई इज इक्वल क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर थीटा। यानी कि सिंपली जब हम बात करेंगे तो थीटा से थीटा कैंसिल, और थीटा से थीटा अगर कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बचा, ओमेगा इज इक्वल P इंटू ई अपॉन आई। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल P E अपॉन आई। अब अगर हम यहां से ओमेगा की वैल्यू फाइंड करते हैं तो ओमेगा इज इक्वल क्या आएगा, रूट P इंटू ई अपॉन आई। हमको फाइंड क्या करना था, फाइंड करना है हमको पीरियड ऑफ रोटेशन। पीरियड ऑफ रोटेशन की अगर बात करते हैं तो पीरियड ऑफ रोटेशन होता क्या है, नाउ
अगर हम यहाँ पे यही बात करते हैं पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, तो आपने पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन का भी फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, क्या होता है, T इज इक्वल होता है 2 पाई बाई ओमेगा। तो अगर हम T की वैल्यू 2 पाई बाई ओमेगा रखेंगे और ओमेगा की वैल्यू हम रूट PE अपॉन आई प्लेस करेंगे, तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा T इज इक्वल 2 पाई रूट PE अपॉन आई। यहाँ पे जो आपका P है डाइपोल मोमेंट है, E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और I क्या है, I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो सिंपली आप इस फॉर्मूले को यूज करके, अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया डाइपोल का मालूम है तो इस फॉर्मूले को यूज करके आप डाइपोल का पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, जिसे हम पीरियड ऑफ रोटेशन भी बोल रहे हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। बेसिकली ये फॉर्मूला है। इसी का अगर आप रेसिप्रोकल कर लोगे तो यहां से फ्रीक्वेंसी भी निकल आएगी। सिंपली जो मोशन था, जो हमारा रोटेशनल मोशन था डाइपोल का, हमने उसी रोटेशनल मोशन को एनालाइज किया है अलग अलग कॉन्सेप्ट के साथ, और हमारे पास आ गया T इज इक्वल 2 पाई रूट PE अपॉन आई। क्लियर है? तो ये तो थे आज के हमारे टॉपिक, जिसमें हमने पढ़ा वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल, अलग अलग केसेस हमने अप्लाई किए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल की बात की, और हमने किसकी बात की, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ डाइपोल। अब हम बात करेंगे इन्हीं से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की, कि किस टाइप के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हमको देखने को मिल सकते हैं। जैसे ये देखिए, CBSE दिल्ली 2014 का क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर when placed with its axis making an angle 60 degree with a uniform electric field experiences a torque of 4 root 3 Newton into meter. Calculate the potential energy of dipole if it has charges plus minus 8 nano coulomb. तो देखो, सबसे पहले न्यूमेरिकल को जब हम सॉल्व करते हैं तो कई बार ये बात की है और फिर से बात कर रहे हैं कि न्यूमेरिकल सॉल्व करना टफ नहीं है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है न्यूमेरिकल को एनालाइज करने में कि हमको करना क्या है एक्चुअली। 3 स्टेप में न्यूमेरिकल सॉल्व होता है। पहला डेटा का एनालिसिस होता है, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड होता है फॉर्मूले का आइडेंटिफिकेशन, और थर्ड स्टेप होती है कैलकुलेशन। तो हम डेटा एनालिसिस करते हैं कि क्या क्या डेटा इसमें हमको दिया गया है। लेंथ 4 सेंटीमीटर, मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, टॉर्क 4 रूट 3 न्यूटन इंटू मीटर, ठीक, कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी, चार्जेस प्लस माइनस 8 नैनो कूलम। यानी कि अगर हम यहाँ पे गिवन डेटा की बात करते हैं तो गिवन क्या क्या है, उसी पे आते हैं। चार्जेस गिवन है प्लस माइनस 8 नैनो कूलम, लेंथ गिवन है 2a यानी कि 4 सेंटीमीटर, एंगल गिवन है कितना 60 डिग्री, टॉर्क गिवन है 4 रूट 3 न्यूटन इंटू मीटर। ठीक, इसके अलावा हमको फाइंड क्या करनी है, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। ठीक, अब यहाँ पे देखो पोटेंशियल एनर्जी की बेटा जब हम बात करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी है क्या, पोटेंशियल एनर्जी का बेसिकली फॉर्मूला जो हमको मालूम है, अभी जो हमने पढ़ा था, U इज इक्वल क्या पढ़ा था, माइनस P इंटू ई कॉस थीटा। तो देखो P तो हम निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, P इज इक्वल होता है Q इंटू 2a जो हमको दे रखा है, बचता है E। तो E हम पहले कहां से फाइंड करेंगे, टॉर्क के फॉर्मूले से, टॉर्क के फॉर्मूले से E निकालेंगे, बाद में हम इसमें प्लेस कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे। नहीं तो एक तरीका और है, जब आपको पोटेंशियल एनर्जी और टॉर्क दोनों सेम क्वेश्चन में दे रखे हो तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड और होता है। हम क्या यूज करते हैं, हम मेथड यूज करते हैं टाउ इज इक्वल, हमको मालूम है क्या होता है, पीई साइन थीटा। तो अगर हम यहां से पीई साइन थीटा की वैल्यू निकाल लें, पीई की वैल्यू निकाल लें, तो पीई इज इक्वल क्या आएगा, पीई इज इक्वल आएगा टाउ अपॉन साइन थीटा। आ गया। हमको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, पोटेंशियल एनर्जी की। नाउ अगर हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या फॉर्मूला है, U इज इक्वल माइनस
PE cos थीटा। PE की वैल्यू रखो तो U इज इक्वल माइनस PE की वैल्यू आई है टाउ अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको जरा सॉल्व करेंगे, टाउ को बाहर लेके आएंगे तो U इज इक्वल माइनस टाउ, और क्या बचा हमारे पास कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो देखिए कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा को हम कॉट थीटा भी लिख सकते हैं, तो यहां से हमको एक रिलेशन मिल जाता है U इज इक्वल माइनस टाउ इंटू कॉट थीटा। ये जो रिलेशन आया है चाहे तो एज ए फॉर्मूला भी आप इसको लर्न कर सकते हैं। इट इज द रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। अब इसी में हम वैल्यूज प्लेस करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या होगा U इज इक्वल टाउ माइनस टाउ कितना है हमारे पास 4√3 इंटू कॉट एंगल कितना है 60 डिग्री, तो कॉट 60 की वैल्यू होती है 4√3, कॉट 60 की वैल्यू होती है 1/√3। क्लियर, कॉट 60 की वैल्यू होती है 1/√3, और 1/√3 में अगर हम बात करें तो √3 से √3 कैंसिल, तो U इज इक्वल कितना आएगा -4, और इसका यूनिट होता है जूल। क्लियर, तो कितनी आई पोटेंशियल एनर्जी इस केस में -4 जूल। और सिंपली एक डिटेल्ड मेथड था कि हम E की वैल्यू निकालते फिर प्लेस करते, दूसरा मेथड क्या हमने PE निकाल लिया इसी में इंप्लीमेंट कर दिया, और ये एक फॉर्मूला हमको और मिल गया नया, तो हम इस फॉर्मूले को यूज करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं। चलते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मूवमेंट। देखिए हम अंडरलाइन करते जाते हैं गिवन डेटा को। डाइपोल ऑफ मूवमेंट 5 into 10 to the power minus 8 coulomb into meter is aligned in uniform electric field of Newton per coulomb. Calculate the torque exerted by the field on the dipole and potential energy of the dipole to hold the dipole at 60 degree with the direction of electric field. क्या क्या गिवन है वो भी समझ लीजिए। डाइपोल मोमेंट इस क्वेश्चन में गिवन है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो क्वेश्चन में हमको डाइपोल मोमेंट गिवन है, P कितना है 5 into 10 to the power minus 8 कूलाम इंटू मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है कितना 1.44 इंटू 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलाम। कैलकुलेट हमको करना है टॉर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी कितने एंगल पे अगर इसको रखा जाए 60 डिग्री। तो देखो 60 डिग्री एंगल पे अगर हम इसको रखते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला है, पहले हम टॉर्क कैलकुलेट करते हैं, टाउ इज इक्वल P इंटू ई साइन थीटा। ठीक, P कितना है 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8 इंटू ई कितना है 1.44 इंटू 10 टू दी पावर 4 इंटू साइन 60। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। क्लियर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम तो इसको कैंसिल कर लेते हैं 0.7। ठीक है, ये आएगा आपका 0.72 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.6√3। ठीक है, 0.72 में अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3.6 हो जाएगा। 3.6 इंटू 10 टू दी पावर -4। √3 की वैल्यू अगर आप यहाँ पे चाहो तो आप √3 की वैल्यू रख के इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है, आगे इसी में हमको फाइंड करना है पोटेंशियल एनर्जी, तो U इज इक्वल होता है -PE cos थीटा। PE cos थीटा करेंगे तो U इज इक्वल P कितना है 5 इंटू 10 टू दी पावर -8 E 1.44 इंटू 10 टू दी पावर 4 इंटू cos 60 मतलब 1/2। अब cos 60 1/2 होता है तो 1/2 से इसको लेस कैंसिल करेंगे तो ये कितना आएगा 0.72। 0.72 यानी कि मल्टीप्लाई आप करते हो तो U इज इक्वल 3.6 इंटू 10 टू दी पावर -4। ये आंसर आ गया आपका किसमें जूल। क्लियर,
तो बहुत कॉमन से क्वेश्चंस हैं और बहुत कॉमन से इनके सॉल्यूशन है। टॉर्क से रिलेटेड ऐसा कोई हैवी क्वेश्चन बनता भी नहीं है जिसमें ज्यादा प्रॉब्लम होती है, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और हम सॉल्व कर सकते हैं। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टर्निंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मूवमेंट। फिर से वही बात आ गई, डाइपोल मूवमेंट 3 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम इंटू मीटर फ्रॉम इट्स पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम टू द पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी। ठीक, अब देखो क्या क्या गिवन है, गिवन डेटा की बात करते हैं। जो डेटा हमको गिवन है, गिवन में हमारे पास क्या है, मूवमेंट P इज इक्वल 3 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम इंटू मीटर। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब 0 डिग्री और θ2 इज इक्वल स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी कि अनस्टेबल का है 180 डिग्री टू 0 डिग्री। ठीक, इंटेंसिटी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की दे रखी है 10 टू दी पावर 4 न्यूटन इंटू कूलम इनवर्स। अब देखो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो सॉल्यूशन में क्या आएगा, आपने वर्क डन का फॉर्मूला बहुत कॉमन सा पढ़ा हुआ है, W इज इक्वल PE cos θ1 माइनस cos θ2। ठीक है, P मालूम है, E मालूम है, θ1 मालूम है, θ2 मालूम है। P कितना 3 इंटू 10 टू दी पावर -8, E कितना 10 टू दी पावर 4, cos θ1 मतलब 180 डिग्री माइनस θ2 मतलब 0 डिग्री। वैल्यू प्लेस करेंगे मतलब सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू 10 टू दी पावर -4 और ये cos 180 की वैल्यू -1 माइनस 0 की वैल्यू 1, तो ये -2 हो जाएगा। -2 इंटू 3 कितना हो गया, वर्क डन इज इक्वल होगा -6 इंटू 10 टू दी पावर -4 जूल। कितना वर्क डन आएगा, -6 इंटू 10 टू दी पावर -4 जूल इन रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम इट्स पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम टू स्टेबल। अब ये तब सॉल्व कर सकते हो कि कहो एंगल नहीं दिया, तो एंगल तो दे रखा है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम से स्टेबल इक्विलिब्रियम का दे रखा है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है और स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, तो ही आप इसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है आज के लिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद। और फिर जाते जाते आपको याद दिला दूं कि ये जो हम पढ़ रहे हैं इनके जो क्लास नोट्स हैं वो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी जाएगी वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ जब चैप्टर हमारा फिनिश होगा तो लास्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के जो कंप्लीट नोट्स होंगे वो और प्रैक्टिस शीट के लिए भी आपको एक PDF लिंक प्रोवाइड कराएंगे जहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, कंप्लीट नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो, पढ़ सकते हो और प्रैक्टिस शीट डाउनलोड कर सकते हो जिसके थ्रू आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।